आज हम लोग को क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 13 जो चैप्टर नंबर 13 है वो प्रकाश एनसीईआरटी का, उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। उसका जो जो मेन पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 पे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसका मेन पॉइंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक है, संसार को मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। जो भी संसार है मेरा, उस संसार को मुख्य रूप से हम लोग किस चीज़ से जानते हैं? ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जानते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ मेरा 5 होती है। कौन कौन है भाई? आँख है, त्वचा है, ठीक है, कान है, ये सब जो है मेरा ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं, उस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही हम क्या होते हैं? संसार को मुख्य रूप से जानते हैं। ज्ञानेंद्रिय में दृष्टि जो है ना, आँख, एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ज्ञानेंद्रिय है उस ज्ञानेंद्रिय में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मेरा एक दृष्टि। ठीक है, मतलब आँख। ठीक है, किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश जो है हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को अगर हमको देखना है तो सिंपल तरीका, मान लो किसी भी वस्तु को देखना है, उस वस्तु का प्रकाश अगर हमारे नेत्र पर नहीं पड़े, उस वस्तु से जो परावर्तन के बाद हमारे नेत्र पर अगर नहीं पड़ेगा, तो हम उस वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला जो प्रकाश होता है ना, हमारे नेत्रों पर पड़े। मान लो सूर्य का किरण उस वस्तु पे पड़ा, चाहे कोई भी टर्च हम मारे तो उस वस्तु पे पड़ा, और उस वस्तु का जो प्रकाश, उस वस्तु पे जो हम टर्च मारे, ठीक है, तो उसका जो प्रकाश है हमारे आंखों पे पड़ा। ठीक है, इसलिए हम उस वस्तु को देख पाए। ठीक है, अंधेरा में जाओगे, अंधेरा में कोई भी लाइट सोर्स नहीं होता है, कोई भी प्रकाश नहीं होता है, क्या वो वस्तु दिखता है? क्योंकि उस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। या तो वस्तु ऐसा हो सकता है जो प्रकाश खुद उत्सर्जित करे। मतलब ऐसा वस्तु हो सकता है जो प्रकाश क्या करे? खुद उत्सर्जित करे, या उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। मतलब वहाँ से परावर्तित होके आपकी आंखों तक पहुँचे, या तो वो अंदर अंदर या वो खुद वस्तु जो हो, वो खुद क्या करे? प्रकाश उत्सर्जित करे। क्या करे? वो खुद प्रकाश उत्सर्जित करे। तो या तो वो खुद प्रकाशित उत्सर्जित कर सकता है, या वो परावर्तित करेगा। तो मेरे आंखों पे वो प्रकाश पड़ेगा और हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो प्रकाश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ठीक है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। तो इसी में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, दर्पण। तो ये जो दर्पण है ना, हम किसी के भी ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। मतलब कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ होता है, वो कैसा काम करता है? तो दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है, दर्पण जैसा, मिरर जैसा काम करता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो मान लो कोई भी वस्तु है, कोई मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु पे जो प्रकाश की किरण पड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और किसी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब कि मान लो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे ये किरण आके पड़ा, तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे भाई? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसका इंग्लिश क्या होता है? इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण। और यहाँ से फिर यहाँ से ये लौट गया, मान लो यहाँ से ये पढ़ने के बाद परावर्तित होकर लौट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे भाई? परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। कोई दिक्कत? दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, और यह रेखा परावर्तन पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। कहने का ये मतलब कि ये एक मान लो समतल है, यहाँ पे एक आपको क्या पड़ा? इंसिडेंट रे पड़ा, इस पॉइंट पे पड़ा, इस पॉइंट पे पड़ा, और यहाँ से ये ऐसे गया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे जो पड़ रहा है ना, ये इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे पे अगर मैं एक ऐसे लंब डाल दूँ, क्या करूँ? एक लंब डाल दूँ, ऐसे ऐसे एक लंब में डाल दूँ। ठीक है, इस पे हम क्या करूँ? एक लंब डाल दें। ठीक है,
इसे हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाले रेखा से बिल्कुल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हम अभिलंब खींचे, लेकिन ये जहाँ ये जिस पॉइंट पे होगा ना, उस पॉइंट पे हम खींचेंगे, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आ रहा है उस पॉइंट पे हम खींचेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या था मेरा, ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझ लें, ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया, अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये समझ गए, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि मान लो ये मेरा लाइनिंग है, यहाँ पे ये पड़ा, यहाँ से ऐसे लौटा, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। तो ये अभिलंब और आपतित किरण, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को हम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई, मतलब हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आई, आपतन कोण। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, मतलब जो किरण लौट के जा रही है, इसके बीच के जो कोण को हम बोलते हैं आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर, यानी रिफ्लेक्ट रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब होता है आपको कंची प्रावर्तन कोण। क्या होता है, प्रावर्तन कोण। तो ये होता है प्रावर्तन कोण, ये होता है आपतन कोण, ये होता है आपतन कोण, ये होता है प्रावर्तन कोण। आपतन कोण, प्रावर्तन कोण, आपतन कोण, प्रावर्तन कोण, आपतन कोण, प्रावर्तन कोण। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु पे ये जो आपतित किरण होती है, जब भी किसी वस्तु पे ये जो आपतित किरण होती है और ये जो परावर्तित किरण होती है, ये अभिलंब होता है, ठीक है। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा आई बराबर आर होता है, मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। मतलब कि अगर ये आपतित किरण, आपतित किरण अगर 30 डिग्री से इस पे पड़ती है, तो ये लौटेगी भी कितनी डिग्री से, 30 डिग्री से। मतलब इसके बीच में अगर 30 डिग्री कोण होगा, तो इसके बीच में भी कितना डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो परावर्तन के दो नियम है, ध्यान रखना, परावर्तन के दो नियम है। क्या है भाई, पहला नियम है, कोई भी वस्तु परावर्तित तभी होगी, मतलब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ती है तो वह परावर्तित तब होगी, तो उसका दो नियम होता है। पहला नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बता दिए। दूसरा होता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो अभी तो बताएं भाई कि ये तल है, ये आपतित किरण, ठीक है, ये अभिलंब, ठीक है, ये परावर्तित किरण, ठीक है, और यहाँ पे जो ये बिंदु है, ये आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये तीनों देखो, ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये सभी क्या है, एक ही तल पे है, एक ही तल पे है ना, एक ही तल पे, ये एक ही तल पे है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है। तो परावर्तन के दो नियम, पहला आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोणाई बराबर कोणार होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गया परावर्तन के नियम, ठीक है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, और इस परिघटना को हम पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ध्यान से समझिएगा, कोई भी दर्पण पे आप जाइएगा और अपना फेस देखिएगा, तो क्या आपका लेफ्ट साइड लेफ्ट में दिखता है, नहीं, लेफ्ट साइड राइट में दिखता है और राइट साइड लेफ्ट में दिखता है। कहने का क्या मतलब ये हुआ कि आप ये जो लेफ्ट साइड देखिएगा ना, तो उस दर्पण पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, उस दर्पण पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, उसका वो क्या होगा, राइट साइड। मतलब उस प्रतिबिंब का वो क्या होगा, राइट साइड। आपका लेफ्ट जो बना, उस प्रतिबिंब का राइट होगा। उस प्रतिबिंब जो, मान लो उधर भी इंसान दिख रहा है, तो आप ही के जैसा सेम टू सेम दिख रहा है, तो आप अपना लेफ्ट ये पकड़िएगा, तो वो अपना क्या पकड़ेगा, राइट पकड़ेगा ना। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर, दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, और इस परिघटना को हम पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है नियमित तथा विसरित परावर्तन। जब सभी समानांतर किरण किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद
समानांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन जो होते हैं विसरित परावर्तन कहते हैं। तो मान लीजिए जब समानांतर किरण है, ऐसे समानांतर किरण है और किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़ रही है और यहाँ से पड़ने के बाद ये इधर उधर तिधर बिधर हो जा रही है, मतलब समानांतर नहीं जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। लेकिन विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम का पालन होता है, जैसे गत्ते से परावर्तन, जो गत्ता होता है उस गत्ता से परावर्तन करना। तो ध्यान रखिएगा, विसरित परावर्तन हो या आपको नियमित परावर्तन हो, दोनों में परावर्तन के नियम आपको फॉलो होंगे, दोनों में आपको परावर्तन के नियम फॉलो होंगे। ठीक है। चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जो पिंड, इसमें क्या होगा, जो चिकना पृष्ठ होगा जैसे समानांतर आएगा वैसे ही समानांतर चला जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो पिंड दूसरी वस्तु के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा को देखना। ठीक है। तो चंद्रमा को आप देखिए, वो किसी और के प्रकाश से वो चमकता है, तो वो प्रदीप्त पिंड है। कैसा है, प्रदीप्त। और दीप्त कौन होगा, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित कर, जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, दीप्त पिंड। तो प्रदीप्त जो किसी और का प्रकाश लेके अपने को मतलब दिखाता है या चमकता है, और दीप्त किसको बोलते हैं, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। अगर हम पूछे सूर्य कैसा पिंड है भाई, तो दीप्त पिंड है। चंद्रमा कैसा है, तो प्रदीप्त पिंड है। तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कौन प्रदीप्त है कौन दीप्त है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। नियमित किसको बोलते हैं, परावर्तन, और विसरित परावर्तन किसको बोलते हैं, ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा। परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद है परिदर्शी। परिदर्शी में दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। परिदर्शी में दो समतल दर्पण का यूज किया जाता है। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए कोई छिपा हुआ पनडुब्बी में आदमी है, चाहे टैंक में है या बंकर में छिपा हुआ सैनिक जो है, वो बाहर के वस्तु को अगर उसको देखना होगा तो किसका यूज करता है, परिदर्शी का यूज करता है, यानी टेलीस्कोप का यूज करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप में दो समतल दर्पण का यूज किया जाता है, परिदर्शी में दो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये परावर्तन वाला जो हम अभी बना रहे थे उसका यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो, ये आपतित किरण, ये आपको परावर्तित किरण, ये गलत बना, हाँ, परावर्तित किरण। ठीक है। ये आपतित किरण से पड़ रही है, परावर्तित किरण से जा रही है। ठीक है। और ये अभिलंब है। ठीक है। ये तीनों एक ही तल में है, कोण आई बराबर कोण आर है। ठीक है। तो ये आपको इसमें है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार। दर्पण दर्पण अगर एक्चुअल में देखा जाए तो दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होते हैं गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। ठीक है। इसमें ऐसे लिख दिया गया है कि तीन दर्पण होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक जो होता है दर्पण जो होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। कौन होता है, गोलीय दर्पण। और एक कैसा दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। एक गोलीय और एक समतल। इस गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, और एक समतल दर्पण तो आपका अलग ही है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। यह एक सपाट परावर्तक सतह वाला दर्पण है, मतलब सीधा एकदम सपाट परावर्तक सतह वाला दर्पण होगा। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है भाई, हमेशा सीधा, हमेशा जो होता है कैसा होता है, सीधा, आभासी और वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमेशा सीधा एवं आभासी होता है, मतलब आभासी एवं सीधा होगा। आभासी यानी काल्पनिक होता है, और हमेशा सीधा होता है, मतलब जैसे आप हो जैसे वो दिखेगा, और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु के आकार का होता है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आभासी बोल दे तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जब भी आपको वास्तविक बोल दे तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक बोल दे
तो उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक कैसा हमेशा बनता है, उल्टा। और आभासी जो प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वो कैसा बनता है भाई, सीधा। कैसा बनता है, सीधा, हमेशा। ठीक है, तो जब भी आपको काल्पनिक बना तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा। वास्तविक बना कैसा होगा, उल्टा। कैसा होगा, उल्टा। ठीक है, और समतल दर्पण में ध्यान रखिएगा एक चीज कि हमेशा जो होता है ना, वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। कैसा होता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब बिंब का प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब बिंब के जैसा ही दिखने वाला। ठीक है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व मतलब क्या होता है, वही हम जो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट जो दिखने लगता है वो बदल जाते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है भाई, तो प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदलते हैं। जो भी हम ऐनक वगैरह रखते हैं ना, वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। कैसा होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वस्तु की दूरी के बराबर होती है। कहने का मतलब, मान लो ये हम एक दर्पण रख दिए, दर्पण रख दिए और हम यहाँ पे वस्तु रखें। यहाँ पे अगर हम वस्तु रखें तो बताओ इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, मान लो इस साइड, अगर इस साइड मान लो यहाँ पे 10 मीटर पे है, तो इस साइड जो प्रतिबिंब बनेगा कितना मीटर पे बनेगा, 10 मीटर पे ही बनेगा। ये समतल दर्पण में खासियत होता है कि जितने दूरी पे आप खड़े रहोगे, मतलब जितने दूरी पे वस्तु दूरी होगी, उतनी ही दूरी पर क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी होगी। ठीक है, तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी जो होती है प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। वस्तु का आकार के बराबर भी प्रतिबिंब का आकार होता है, और जो इसमें वस्तु दूरी जो होती है उसके प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण पर पड़ने वाले जो प्रकाश किरणें के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो इसमें भी परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, तो टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट, ओवरहेड, ओवरहेड प्रोजेक्ट में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो समतल दर्पण का यूज है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो समतल दर्पण का यूज टॉर्च लाइट में, फ्लैश लाइट में और ओवरहेड प्रोजेक्ट में किया जाता है। दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये मान लो दर्पण है और उस दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी, और उसके सामने जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और दर्पण के पीछे के प्रतिबिंबित को स्क्रीन पर प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसको हम स्क्रीन पे प्रक्षेपित नहीं कर सकते हैं। दो समतल दर्पणों के बीच अगर कोण थीटा हो तो उनके लिए उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए जो सूत्र होता है 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा कि दो समतल दर्पणों के बीच अगर कोण थीटा हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है क्या होती है, 360 बाई थीटा माइनस 1 होती है। तो मान लो कोण अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो 360 बट्टा 90 माइनस 1 कर दोगे, 360 बट्टा 90 कर दोगे तो 9 चौका 36, यानी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 बनेंगे। तो दो समतल दर्पणों के बीच अगर मान लो 90 डिग्री का कोण होगा तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपको फार्मूला है, लेकिन आगे थोड़ा सा इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ नोट्स है कि जब 360 बाई थीटा सम संख्या आए तो -1 करके उत्तर देंगे। जब 360 बाई थीटा सम संख्या आए तो -1 करके उत्तर देंगे, और विषम संख्या आए तो वही उत्तर दे देंगे। अगर विषम संख्या आए तो वही उत्तर दे देंगे। कहने का मतलब कि अगर 360 बाई थीटा जो हम कर रहे हैं, मान लो 90 की है तो कितना आया भाई, 4 आया, सम संख्या आया। तो जब भी सम संख्या आएगा तो एक माइनस करके आंसर देंगे। लेकिन जब विषम संख्या आए, कहने का मतलब मान लो कि 360 को आप कोई चीज़ से काटो कि विषम संख्या है, ठीक है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ से काटो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे काट रहे हो कोई चीज़ से, अगर वो विषम संख्या मान लो 3 आ रहा है विषम संख्या, ठीक है, तो ये 3 डायरेक्ट आंसर देंगे, इसमें से एक माइनस करके आंसर नहीं देंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो 360 बाई थीटा अगर विषम आएगा तो वही आंसर दे देंगे, सम आएगा तब -1 करके आंसर देंगे। कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर अगर यू चाल से आ रही है, कोई मान लो कोई जो है वस्तु
ये समतल दर्पण है, मान लो कोई वस्तु ऐसे जा रही है, ठीक है, और इसका चाल कितना है, तो u स्पीड से जा रही है, तो प्रतिबिंब कितने स्पीड से इसके साइड में दर्पण की ओर जाता हुआ दिखेगा, तो 2u स्पीड से, 2u मतलब दुगुना स्पीड से दिखेगा। कितना स्पीड से, दुगुना स्पीड से दिखेगा। चीज ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, क्योंकि वेग होता है 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रही है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कितने मीटर प्रति सेकंड होगा, तो 30 दूना 60 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसका प्रतिबिंब आते हुए प्रतीत होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब दुगुना होता है किसके, वस्तु के, ठीक है। तो अगर वस्तु यू चाल से जा रही है तो प्रतिबिंब जो होगा 2u चाल से आएगा। कोई समतल दर्पण अगर थीटा पर रखी हुई है, वस्तु को अगर थीटा कोण से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना कितना कोण से घूमेगा, 2 थीटा कोण, यहाँ थीटा बना लीजिएगा, 2 थीटा कोण से घूमेगा, 2 थीटा कोण से घूमेगा। कहने का मतलब कि ये समतल दर्पण है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखे हैं और इसको अगर हम घुमाते हैं कितने कोण से, मान लो कि हम इसको 60 डिग्री कोण से घुमाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कितना डिग्री कोण से घूमेगा, तो 120 डिग्री, इसके दुगुना कोण से घूमेगा। अगर ये 60 कोण से घूमेगा तो ये 120 डिग्री को उसका प्रतिबिंब घूमते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछता है कि दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी हो तो उसकी अनंत प्रतिबिंब बनती है। दो समतल दर्पण के बीच में अगर कोई भी वस्तु अगर हम रख दें तो उसकी कितनी प्रतिबिंब बनेगी, अनंत प्रतिबिंब बनती है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि दो समतल दर्पण रख दो और उसके बीच में कोई वस्तु रख दो, तो उसको एक्चुअल में आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि उसका इतना ना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनता है, उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे कि वो रखा एक्चुअल में कहाँ पे है, ठीक है। चलो, ये हो गया समतल दर्पण। अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण के बारे में इसमें नहीं है, ठीक है, आपके नहीं था, इसे हम बता देते हैं, ठीक है। देखो, अवतल दर्पण जो होता है ना, जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में आपको कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको वास्तविक वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत छोटा, ये सभी बनता है, ठीक है। और आभासी भी बनता है। तो अवतल दर्पण में ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में आपको आभासी प्रतिबिंब, आभासी और सीधा भी एक टाइम आभासी बनता है, ठीक है। तो आभासी, सीधा, वास्तविक, एक बार आभासी और सीधा बनता है, बाद बाकी सब टाइम वास्तविक उल्टा, ठीक है। वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वस्तु की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर कब होती है, तो वो होती है आपको जब वस्तु वक्रता केंद्र पे, वो आपको 10th में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा एक ही जैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा, आभासी, सीधा, ठीक है, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ठीक है। जैसे समतल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन इसमें वस्तु से छोटा बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में। कोई दिक्कत, चलिए, तो ये दोनों था, खत्म हो गया। अब हम आते हैं बहुमूर्तिदर्शी, जिसको हम बोलते हैं कैलाइडोस्कोप। ये आपके बुक में दिया हुआ है। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी की भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने में किया जाता है। इसकी एक रोचक विशेषता है कि आप कभी भी एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवानों वाला कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अपने खिलौनों को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसे किस प्रकाश के जाना जाता है, श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। अब ये मत समझ लेना कि जो टॉर्च लाइट वगैरह मारते हैं, जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, नहीं। श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो होता है भिवग्योर। क्या होता है, भिवग्योर, बै, जा, नी, हप्पी, नाला। इसमें देखो, बै से हो जाएगा बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से हो जाएगा नारंगी और ला से हो जाएगा लाल, ला से हो जाएगा लाल,
ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बैजानी हपी नाला, ठीक है, इसे याद रख सकते हो। 7 रंग होते हैं टोटल। तो श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं, ठीक है। जब सूरज की प्रकाश कोई प्रिज्म है, ये मान लो प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे अगर हम कोई सूरज का प्रकाश ऐसे ऐसे डालते हैं, सूरज का प्रकाश ऐसे पड़ता है, तो ये अपने 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है। अगर एक हम इधर पर्दा लगा दें तो इस 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाएगा। और कैसे होगा, तो विविग्योर, मतलब सबसे ऊपर जो होगा रेड होगा, ठीक है, ऐसे विविग्योर का हो जाता है, VIBGYOR, मतलब बैजानी हपी नाला, ठीक है। तो नीचे से बैजानी हपी नाला लिख दो तो ऐसे पट्टी पे दिखेगा आपको। तो जब एक प्रिज्म से गुजारोगे ना श्वेत प्रकाश को, मतलब सूरज की किरण को, तो आपको उधर आगे पट्टी लगा दोगे तो आपको 7 रंगों में उसको दिख जाएगा। यानी, और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, वे अपने 7 अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाए, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं और प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। एक चीज और जान लो कि जो ये सूरज की प्रकाश होती है ना, सूरज की प्रकाश जो होती है हमारे पास जो आती है, कैसे आती है, तो समानांतर आती है। कैसे आती है, समानांतर। तो सूरज के प्रकाश की किरणें जो होती है पृथ्वी पर कैसे पड़ती है, समानांतर पड़ती है। कैसे पड़ती है, समानांतर, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सूरज की प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती है समानांतर पड़ती है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, ठीक। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है, ठीक है। नेत्र के बाहरी आवरण सफ़ेद होता है और यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से क्या कर सके, बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्र, मतलब अगला भाग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। जो कॉर्निया या कॉर्निया बोलते हैं या स्वच्छ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कॉर्निया बोलते हैं। तो जो बाहरी भाग वाला होता है ना, जो सफ़ेद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और नेत्रदान में भी हम किसको दान करते हैं, कॉर्निया को दान करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेत्रदान में हम किसको दान करते हैं, तो कॉर्निया को दान करते हैं। बोलते हैं लोग कि आँख भी दान कर दिया गया, तो आँख दान कहने का मतलब यही होता है कि कॉर्निया केवल दान किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशीय की संरचना पाते हैं जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुतली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आइरिस में भी एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली के साइज, मतलब आकार को परितारिका यानी आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो आइरिस किसको नियंत्रित करता है, पुतली को नियंत्रित करता है कि कैसे छोटा होगा कि बड़ा होगा। परितारिका यानी आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है, मतलब ऐसे बीच में मोटा होता है और साइड साइड में क्या होता है, पतला होता है। और इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पे ध्यान रखिएगा, जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, ये सब सब बनता है। जैसा अवतल दर्पण बनता है ना, वैसा ही उत्तल लेंस में बनता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जो हम बताएं वैसा आपको उत्तल लेंस में बनता है। तो पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है, वो लेंस उत्तल लेंस होता है। तो अगर पूछे कि मानव नेत्र कौन सा लेंस का बना होता है, तो उत्तल लेंस का बना होता है। लेंस जो होता है प्रकाश की आँख के पीछे एक परत पर फोकसित होता है, फोकसित करता है, और इस परत को हम बोलते हैं रेटिना। मतलब लेंस क्या करता है, प्रकाश को कहाँ फोकस करता है, तो एक परत पे फोकस करता है। उस परत को ही हम बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तो जो रेटिना होता है ना, ये जो आपका नेत्र होता है, ये बहुत सारे मतलब तंत्रिका कोशिकाओं से मिल के बना होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका नेत्र होता है, ठीक है, ठीक। तो ये जो आपका नेत्र होता है, तो ये यहाँ पे ये रेटिना होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाओं से मिल के बना होता है रेटिना, ठीक है।
तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है शंकु और एक होते हैं शलाकाएं। जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है वो होता है शंकु, और जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है वो होता है शलाकाएं। कौन होती हैं? शलाकाएं। ठीक है। शंकु रंगों को सूचनाएं भी भेजता है, मतलब शंकु जो है वो रंगों या वर्णों की सूचनाएं भी भेजता है। और दृक तंत्रिकाएं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं बनती है, और इस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है। मान लो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब का जो प्रभाव है ना, वस्तु को हटा लोगे तो तुरंत समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/6 सेकंड तक बना रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब का प्रभाव कितने देर तक बना होता है, तो 1/6 सेकंड तक बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलचित्र में चित्रों को 1/24 सेकंड से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। जो चलचित्र हम लोग देखते हैं, यानी जो मूवी देखते हैं, उस मूवी में जो चित्र होते हैं ना, उस चित्र को 1/24 सेकंड से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। और नेत्रों की बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षित देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। ठीक है। सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी तो हो गई 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अधिकतम दूरी क्या होती है भाई? अनंत होती है। अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है। चलो, अब हम पढ़ेंगे नेत्र में दोष कौन कौन आते हैं। ठीक है। तो नेत्र में 4 प्रकार के दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, और अबिंदुकता। ठीक है। अब देखिए, सब दोष के बारे में पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में देखो, नाम है निकट दृष्टि दोष, लगेगा कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसमें है उल्टा। नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, निकट का साफ साफ दिखाई देता है। तो इसमें व्यक्तियों को निकट का साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनको भी निकट दृष्टि दोष होगा, जिनको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही होगी, तो उनको कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा? तो अवतल लेंस पहनना पड़ेगा। कौन सा लेंस पहनना पड़ेगा भाई? अवतल लेंस पहनना पड़ेगा। अगर दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो बताओ अवतल लेंस कहाँ लगाएंगे? ऊपर में। कहाँ लगाएंगे? ऊपर में। तो पहले जो चश्मा बनता था ना, पहले जो चश्मा बनता था, ऐसे ऊपर ऐसे रहता था, फिर नीचे ऐसे रहता था। ठीक है। अगर ऊपर लगा है तो इसका ऊपर लेंस लगा है तो इसका मतलब समझो क्या है भाई? तो अवतल लेंस है। नीचे लगा है इसका मतलब क्या है? उत्तल लेंस है। हम लोग पहले जान जाते थे। दोनों लगा है तो बाइफोकल लेंस है, मतलब उसको जरा दृष्टि दोष है। ठीक है। तो पहले ये होता था, अब तो दिखता ही नहीं है। ठीक। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अगर क्वेश्चन पूछे कि निकट दृष्टि दोष जिसको है उसको उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस देंगे? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में देखो, नाम है दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर का दृष्टि का दोष होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसको नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का साफ साफ दिखता है। ठीक है। तो इसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में हम किसका यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है। अब आ जाओ जाड़ा दृष्टि दोष। इसमें नज़दीक और दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। किसका? द्विफोकसी या बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। विटामिन ए की कमी से, ठीक है, तो ये तो था यहाँ तक लेंस का था। ठीक है। अबिंदुकता का ऊपर हम लोग दिए थे कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बेलनाकार लेंस। किसका यूज किया जाता है? बेलनाकार लेंस। देखो, अबिंदुकता अबिंदुकता बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अबिंदुकता जो होता है ना, उसमें हर चीज़ जो होता है पॉइंट पॉइंट टाइप का दिखता है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं कब? अबिंदुकता को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो ध्यान रखना, रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है।
अब इस विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, तो आँख के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियाँ जैसे पालक तथा कॉड लिवर तेल में विटामिन ए का प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए जिनको भी आँख का इश्यू होगा, ठीक है, तो विटामिन ए का यूज़ करेंगे, विटामिन ए खाएँगे। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम, पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होता है, ठीक है? चलिए, अब इसका एक पॉइंट है चाक्षुष विकृति। क्या है? चाक्षुष विकृति। चक्षुषी यानी दृष्टि संबंधी अक्षमता जो होती है, अक्षमता से पीड़ित होती है, ठीक है? चाक्षुषी होती है मतलब दृष्टि संबंधी जो अक्षमता होती है, से पीड़ित होती है। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है ब्रेल कहलाती है। क्या कहलाता है? ब्रेल कहलाता है। लुइस ब्रेल जो स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, ने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित किया था और उसे 1821 में प्रकाशित किया, ठीक है? और इसे क्या बोला गया? ब्रेल पद्धति। क्या बोला गया? ब्रेल पद्धति। और 1821 में प्रकाशित किया। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। 1821 में वो प्रकाशित किया, बट अपनाई कब गई? 1932 में। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है, मतलब ब्रेल कोड होता है, चाहे वो सामान्य भाषा हो या गणित हो या वैज्ञानिक हो, ठीक है, वो सभी विचार करने के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। तो जो भी अंधे व्यक्ति हैं, जिनको कुछ नहीं देखता है, वो ब्रेल पद्धति का उपयोग करके सब चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होता है। तो अगर पूछे कि ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? 63। कितने होते हैं? 63। ध्यान रखिएगा, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? 63। प्रत्येक छाप छाप एक अक्षरों का समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करता है और बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में कितने, मतलब मान लो ये पंक्ति होता है तो पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। अमेरिका की एक लेखिका हेलन ए केलर एक चाक्षुष विकृति महिला थी और 18 महीना की आयु में उन्होंने अपनी आंख खो दी। उन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की और स्टोरी ऑफ माई लाइफ उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है और 1903 में लिखी गई थी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है कौन लिखा था भाई? तो हेलन ए केलर ने लिखी थी, ठीक है। उनका जो आँख था 18 महीने की आयु में उनकी आँख चली गई थी, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ माई लाइफ उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। किसी कोण पर झुके 2 दर्जन अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। किसी कोण पर झुके 2 दर्जन अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न दिखता है, ये हम बता चुके थे, ठीक है। तो ये सब था आपका। अब हम आते हैं इसमें 2 चीज़ थोड़ा जान लेते हैं, सदिश और अदिश। इसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि इनमें कौन सदिश है कौन अदिश है, याद कर जाइएगा, ठीक है। ऐसे है तो बहुत सारा, बस ये ध्यान रखिएगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि कहलाता है, और जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? बोलिए, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो कौन कौन सदिश है? बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, भार सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, रेखीय संवेग सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, प्रवणता आदिश राशि सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। अदिश राशि में कौन कौन है भाई? तो अदिश राशि में ताप, द्रव्यमान, एक चीज ध्यान रखना, सात जो होता है ना, सात जो होता है ना वो मूल राशि होता है। सात जो होता है क्या होता है? मूल राशि। और वो सातों मूल राशि जो होता है ना अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि। सातों जो मूल राशि होता है वो अदिश राशि होता है। कौन कौन होता है भाई? तो देख लो, ध्यान रखना आपको, कौन कौन होता है। एक होता है लंबाई या दूरी। क्या होता है? दूरी, ठीक है। क्या होता है? दूरी, ठीक है। उसके बाद देखो, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, दूरी हो गया, ठीक है, समय हो गया, ठीक है, ठीक है, ज्योति तीव्रता हो गया, ठीक है, पदार्थ का परिमाण हो गया, ठीक है, विद्युत धारा हो गया।
तो ये जो है ना आपको सातों का सातों क्या होता है, अदिश राशि होता है। उसके साथ जितना भी है, इसमें देखो इसमें जितना दिया हुआ है ना उसको याद कर जाना, अगर क्वेश्चन है तो इसी में से आएगा, ठीक है। अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो अपने से दिमाग लगाना कि वो एक्स्ट्रा मतलब जो है क्या उसमें परिमाण है और दिशा दोनों है, मतलब दिशा है कि नहीं, परिमाण तो सब में होता है, दिशा है कि नहीं, अगर दिशा है तो सदिश, दिशा नहीं है तो अदिश, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हुआ समाप्त, फिर हम मिलते हैं। ये आपका टोटल साइंस का चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। साइंस को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। साइंस में टोटल 13 चैप्टर है एनसीईआरटी में, क्लास 8 में। अगर ये क्लास 8 का टोटल 13 चैप्टर करते हैं तो 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।